So, hello students, a very good morning everybody. I am Ranjit Sahi, your chemistry faculty, your chemistry teacher at Konale IIT Center. So, a very warm welcome to all of you at Konale IIT Center. We are meeting in a different situation. But today I am not going to call it a difficult situation. Of course, there is a virtual wall between you and me, but I can see you. I can feel your presence. One of the great thinker of the world had said sometime that if you can't change the situation, change your mindset, and that applies to the present time very well. So we all have make up our mind to work in the given circumstance. If you are unable to see your destination, don't change your goal, change your strategy, change your path, right? So we the human being are born fighter. We will fight and we will win. Of course, some problems are there. कुछ परेशानी तो है, but we cannot escape out from our responsibility. Along with the other peoples, we also have some responsibility. Your responsibility is to continue your learning with more vigor, and simultaneously my responsibility is to teach you with a greater fervor. So let us plan our study in the given circumstance. इसी परिस्थिति में हम अपने आप को प्लान करें. बायोलॉजी में एक शब्द आता है एडेप्टेशन. सो वी मस्ट अडेप्ट टू द प्रेजेंट सिचुएशन इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड एक्सेल. किसी ने कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. इट्स वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. हर मुश्किल जीवन में एक इम्तिहान होता है. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जीवन में इम्तिहान होता है. डर कर बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में. डट कर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. सो लेट अस कम टू द ग्राउंड रियलिटी. ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें और सच्चाई के धरातल पे आ जाएं एंड प्लान आवर एक्शन. इट इज योर फर्स्ट डे इन द क्लास. आज आपका फर्स्ट डे है क्लास में. मैं आपको 2 साल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो जो भेजा था उसमें भी कुछ आपको आइडिया दिया था. आज थोड़ा मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. पढ़ते तो सभी हैं और सभी अपने हिसाब से अपना बेस्ट देते हैं, बट रिजल्ट वेरीज. परिणाम डिफरेंट होते हैं.
And it is not due to the reason only that some of them are more intelligent and some are less intelligent. Their strategy, planning play a very important role, and there are lots of things in the planning, academic details, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो प्लानिंग में क्या हम करने जा रहे हैं जरा सा उसको समझते हैं। हम अपनी प्लानिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। ओवरऑल अपने प्लान को हम 2 यूनिट में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक जो एक जनरल प्लानिंग होता है जो कि यूजुअल डे में होता है, ऑफ कोर्स वही मोर वर्केबल होगा क्योंकि ये अंधेरा बिल्कुल क्षण भर का है, बहुत जल्द छटेगा, इसलिए जो यूजुअल प्लानिंग है वही काम करेगा। बट इन सेकेंड फेज मैं आपको थोड़ा सा लॉकडाउन की प्लानिंग भी बताऊंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब तक हम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में नहीं आते हैं, सीधा क्लासरूम में पढ़ाई नहीं स्टार्ट होती है, तब तक हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑफ कोर्स इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा दोनों साइड से, मेरे साइड से भी और आपके साइड से भी। तो सबसे पहले ओवरऑल एक प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालांकि वो प्लान टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहेगा, रिफाइन होते रहेगा, बट एक माइंडसेट आज से डेवलप करना है कि हमें इस तरह से अप्रोच करना है, और अगर इस अप्रोच को इस पे स्टिक करके रहे देन डेफिनेटली देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होगा टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करने जा रहे हैं इस प्रैक्टिस से, इस क्लासेस से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो बड़ा नेचुरल सा जवाब होगा आप सबका कि हमें मालूम नहीं है क्या, हम आईआईटी करने जा रहे हैं। So our objective is to prepare ourselves for IIT JEE। IIT इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और JEE उसमें एडमिशन के लिए एग्जाम का नाम है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये 2 स्टेज में होता है, आपको मालूम है। एक को बोलते हैं JEE मेंस और एक को बोलते हैं JEE एडवांस। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होगा, एक ही गोल होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि हमें IIT के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके लिए हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना 100% देना है, जो भी हमारे पास है सब कुछ झोंक देना है इस IIT के प्रिपरेशन में। साथ में महाराष्ट्र CET इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे हम, और प्लस 12th बोर्ड एग्जाम को भी हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि टू गेट एडमिशन इन IIT और NIT, IIT एंड NIT आइदर में एडमिशन के लिए यू हैव टू स्कोर 75% इन एग्रीगेट इन 12th बोर्ड।
आपको इन एग्रीगेट का सेंस क्या हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ये टोटल मिला के आपको 75% स्कोर करना ही होगा. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट टू गेट एडमिशन इन IIT और NIT. सो वी कैन नॉट इग्नोर द बोर्ड एग्जाम. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE मेंस, एडवांस, MHCT एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. इन सब के लिए सेम बुक पढ़ना होता है, सेम साइंस पढ़ना होता है. दे आर ऑल बेस्ड ऑन सेम सिलेबस. तो मन में आता होगा फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस इज इन द एग्जामिनेशन, difference is in the competition, difference is in the type of questions asked in this different examination. तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे सब्जेक्ट को समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का. जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, क्योंकि उन सब के बेस में साइंस कॉमन होगा, सेम फिजिक्स होगी, सेम केमिस्ट्री होगी, सेम मैथ्स होगी. बस उसको अप्लाई डिफरेंटली करना है, और वो तभी हम कर सकेंगे जब हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे, जब हमें सब्जेक्ट समझ में आए. सब्जेक्ट समझ में आ जाए देन इट्स अप टू यू कि कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं, कहाँ तक अप्लाई करते हैं, किस डेप्थ तक जाना चाहते हैं. तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए आज से, दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, नॉट ओनली प्रिपेयर, वी आर गोइंग टू क्रैक IIT अप टू एडवांस लेवल. दैट शुड बी आवर माइंडसेट फ्रॉम द डे वन. और इस माइंडसेट के साथ अगर हम 2 साल चलेंगे, कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, तो IIT क्रैक करना वेरी डिफिकल्ट नहीं है. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. अब अगला स्टेप, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, कैसे इसको अचीव करेंगे. तो उसके लिए हमारा स्टडी प्लान, स्ट्रेटजी क्या होगा, जरा सा वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी टीचिंग, लर्निंग, मेथोडोलॉजी क्या होगा. मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी और आपकी लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए. सबसे पहले आपको क्लास में लेक्चर डिलीवर किया जाएगा. आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन की जाएगी, और उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, ये सब करके आपको क्लास में उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा. आपने उस लेक्चर को समझा कि नहीं, इस बात को एसेस करने के लिए आपको लेक्चर बेस्ड, हर लेक्चर बेस्ड आपको एक DPP दी जाएगी. DPP का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर. और इस डेली प्रैक्टिस पेपर में समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे, और आप सेम डे उस DPP को ट्राई करेंगे, और सर ने जो क्लास में पढ़ा है उसे आप अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि कितना आपसे सॉल्व होता है, और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना आपने समझा आज क्लास का लेक्चर. 2 बात होगी, या तो आप सॉल्व कर देंगे, देन गो अहेड, या सॉल्व नहीं करेंगे. अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये लेक्चर मुझे समझ में नहीं आया.
देन वी विल गो टू सर और डिस्कस करेंगे सर से कि सर मैंने तो अपना पूरा कंसंट्रेशन दिया आपके क्लास पे, लेकिन डीपीपी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। देन सर विल लेट यू अनदर वे आउट कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसमें सर का पूरा इंटेंट होगा कि आपको समझ में आए, आपका भी इंटेंशन होगा उसको समझे। बावजूद इसके अगर समझ में नहीं आता है तो उसके बाद कोई और हमें मेथड निकालना पड़ेगा, आपको कुछ और अल्टरनेटिव स्टेप दिया जाएगा, बट हर हाल में अंडरस्टैंडिंग तो लानी पड़ेगी, क्योंकि जो सर पढ़ाएंगे उसको समझना आपके लिए कंपलसरी होगा। वो न तो सर आप पे कोई ऑब्लिगेशन कर रहे होंगे, ना आप कोई ऑब्लिगेशन सर पे कर रहे होंगे। हम दोनों अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे होंगे और आपको वही पढ़ाई जाएगी जो रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली। उसको समझने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और अगर कहीं कोई कमी होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। तो डीपीपी दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में उस डीपीपी को डिस्कस किया जाएगा। डिस्कशन ऑफ डीपीपी, और उस डिस्कशन में जो सॉल्व कर लिया वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो देखेगा कि सर जो सॉल्व कर रहे हैं कहीं ये मेथड, कहीं ये टेक्निक बेटर तो नहीं है, मोर इजी गोइंग तो नहीं है, और जिससे नहीं सॉल्व हुआ उसे पता चल जाएगा कि वो कहां मिस्टेक कर रहा था, कहां गलती कर रहा था, और इस तरह से ये डीपीपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से एक टॉपिक में लेक्चर डीपीपी चल रहा होगा। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर डीपीपी डिस्कशन, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, देन आपके सामने एक रेडी हैंड ह्यूज रिव्यू एक्सरसाइज होगा, जिसमें कि उस चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का एक्सरसाइज होगा, विच वी कॉल रिव्यू एक्सरसाइज। इस रिव्यू एक्सरसाइज में मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, जंबल्ड क्वेश्चन होंगे, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, और उसे जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाउ मच वी हैव लर्न। सो रिव्यू एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन IIT JEE पैटर्न, IIT में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज में दिया जाएगा और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन डिस्कशन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइजेज। फिर सर क्लास में रिव्यू एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कल क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल कम प्रिपेयर विद फर्स्ट 50 क्वेश्चन, और सर क्लास में उस 50 क्वेश्चन को बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से एक टॉपिक सर ने कंप्लीट किया, आपने कंप्लीट किया। अब अगला स्टेप होगा कि हमने इस टॉपिक को कितना समझा, रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व किया, उसमें कितना इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया, कितना सॉल्व करने के लिए हमने नोट्स का हेल्प लिया, अपने फ्रेंड्स का हेल्प लिया। इन सब को एसेस करने के लिए
आपकी टेस्ट ली जाएगी। तो टेस्ट एंड डिस्कशन सेक्शन में क्या होगा, जरा सा इसे समझते हैं। There are going to be lots of tests. इतने टेस्ट हो जाएंगे, इतने टेस्ट होंगे, क्योंकि टेस्ट कैन ओनली bring out the lacunas in ourselves. हमारी कमियां को टेस्ट ही निकाल के बाहर लाएगा, फिल्टर करके, क्योंकि उसी में आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग एसेस होगी, इवैल्यूएट होगी। तो टेस्ट के टाइप क्या होंगे? सबसे पहले शुरुआत में इन द बिगिनिंग देयर विल बी ए वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट होगा जिसे आप संडे टेस्ट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये संडे संडे को हुआ करेगा। इस टेस्ट में पीछे एक वीक में जो भी आपको पढ़ाया गया सबसे पहले तो वो पूछा जाएगा। सो टॉपिक्स taught in the past 1 week, और उस 1 वीक में जो भी आपको पढ़ाया गया वो इस टेस्ट में पूछा जाएगा, और इस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर आपको सजेशन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है फर्दर बेटर इंप्रूवमेंट के लिए। आफ्टर सम टाइम जब 1-2 टॉपिक हो जाएगा, देन देयर विल स्टार्ट revision tests, and that will be daily, every day there will be revision test. Before starting the class you will have 1 hour test, and that will be subject wise. Topics will be announced in advance. आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके आएंगे, and that will be of about 30 MCQs on one subject, जिसे हम डेली रिवीजन टेस्ट कहते हैं, DRT। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कीप यू अपडेटेड and alert every day. That is the demand of this particular competition, that you should be ready to write test anytime. You should be ready around the clock, and all the informations should be at your fingertips, and that is possible only if you do it so many times. For that only this revision test is conducted. This is a unique practice of our institute, Pranali IIT Center का ये एक यूनिक टेस्ट है जो और कहीं नहीं होता है इंडिया में। एवरी डे इसको कई नाम हमने दे रखा है, स्पीड टेस्ट, DRT, डेली रिवीजन टेस्ट। इस टेस्ट से बेसिकली जो रनिंग टॉपिक होते हैं वो हम अपडेटेड रहते हैं, और जो टॉपिक पास कर गया उसको हम भूले ना, उसको भी हम अपडेटेड रखते हैं। तो रिवीजन टेस्ट, इसके बाद क्यूमुलेटिव टेस्ट। एक तो संडे टेस्ट चल रहा है, एक वीक वाला, फिर थोड़े दिन बाद वो डेली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, एंड देयर विल बी क्यूमुलेटिव टेस्ट, ये मंथली होगा। जिसमें पीछे जो भी हमने पढ़ा है
उन टॉपिक्स का वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. देन इन दिस मंथ यू विल हैव a test on these topics and the weightage of these topics will be like this: 20% this, 30% this, 40% this and remaining this. इस तरह से आपको एक वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके टॉपिक दिया जाएगा और उसका टेस्ट होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो सारे टॉपिक एक साथ होंगे, तो उसकी प्लानिंग तो आज से ही होनी चाहिए ना. It's very easy to score in a test of one chapter, but it is difficult to score in a test of many chapters, and it's very difficult to score in a test of all chapters. So slowly we'll have to build up ourselves in that direction, and for that reason we'll have cumulative test. क्योंकि टेस्ट से ही हमारे अंदर वो परफेक्शन, वो शार्पनेस आएगा विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक IIT JEE. क्योंकि टॉपिक्स तो हम एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को 100 वे में पूछा जा सकता है. तो हम कैसे अपने आप को परफेक्ट करेंगे उस सिचुएशन के लिए? बाय अटेम्प्टिंग 100 टाइप्स ऑफ टेस्ट, है नहीं? But the most important part of test and assessment will be a self-assessment test. This will be the most important test for the student. ये स्टूडेंट खुद अपने आप को टेस्ट करेगा, इसमें इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होगा. कैसे? अब ये सुनो. दिस विल बी द मोस्ट न्यूट्रल अनबाइस्ड असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं ही आपको टेस्ट बनाऊंगा, आपका टेस्ट बनाऊंगा, तो मेरे माइंड में होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और मैं टेस्ट उसी टॉपिक्स को, उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके बनाऊंगा, और आप अच्छे परफॉर्म भी कर देंगे. बट देयर शुड बी अ चेक whether our preparation is on right track or just we are frog in a well. जब समंदर में गए तो पता ही नहीं चल रहा है कि अब कहां आ गए. तो उसके लिए एक सेल्फ असेसमेंट टूल्स मैं कहता हूं, मैं बच्चों को बताता हूं, और वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग ध्यान से सुनेंगे. मार्केट में बुक आती है 40 years IIT JEE टॉपिक वाइज. दो पब्लिकेशन से आती है. एक का बिल्कुल बहुत गंदा है, बहुत एरर है, वो बिल्कुल नहीं लेना है. सिर्फ लेना है तो एक ही लेना है, बाय अरिहंत पब्लिकेशन. और ये सब्जेक्ट वाइज आता है. केमिस्ट्री, physics and mathematics. These 3 books must be with you from the day one. क्या है इस बुक में? इस बुक में लास्ट 40 ईयर 40 साल में IIT में आए हुए क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया गया है. सपोज करो केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट.
तो 40 साल में मोल कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन आया वो इस बुक में एक पर्टिकुलर जगह पे लाके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, असेंडिंग ईयर के ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। अब मोल कॉन्सेप्ट या कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सर ने तो 100% पढ़ा दिया, हमने भी 100% अपना पूरा एफर्ट लगा के उसको पढ़ा, टेस्ट भी हमने दिया, हमने अच्छा परफॉर्म किया, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि आईआईटी का क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं फाइनल डे में। द मोमेंट वी कंप्लीट ए टॉपिक, जैसे ही सर कहें कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इन ऑल रिस्पेक्ट, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट 2 free hours फॉर योरसेल्फ। 2 घंटे आपको घर में फ्री निकालना है और इस बुक को लेके बैठ जाना है आपको, और उस 2 hours में लास्ट 40 ईयर के सारे क्वेश्चंस को आपको सेल्फ ट्राई करना है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ नोट्स, बुक्स, एनीथिंग एल्स। आप उसको टेस्ट टेम्परामेंट में अटेम्प्ट करेंगे। जब आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो उस बुक के एंड में आंसर भी है, उससे अपने आप को, उससे अपने आंसर्स को मैच करेंगे और देखेंगे कि हाउ डिड आई परफॉर्म, मैंने कैसा किया इस टेस्ट में। यू मस्ट स्कोर एट लीस्ट 80%। अगर आप 80% स्कोर करते हैं देन योर प्रिपरेशन इज परफेक्टली फाइन, यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, यू शुड कंटिन्यू दैट। तो कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर 80% ही क्यों कर रहे हैं, 100% क्यों नहीं? क्योंकि आईआईटी जैसे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कई टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगे होते हैं। तो हो सकता है उसमें 20% क्वेश्चंस वैसे हों जिसमें कि आगे के फर्दर चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, and that you won't be able to solve that. इसलिए मैं कह रहा हूं 80%। लेकिन अगर 80% से कम आप सॉल्व कर पाते हैं then you must review your preparation planning। कुछ कमी है, या तो सर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं या मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, और दोनों ही प्रॉब्लम है। वी मस्ट फाइंड इट सोल्यूशन। इससे क्या होगा कि आपको इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर 15 days 20 days फ्रॉम द बिगिनिंग आपको दिखने लगेगा कि आपका ट्रैक सही है कि नहीं, आप सही जा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज यूजुअली व्हाट हैपेंस in other institute and in other part of the country, nobody tells about these 3 books, क्योंकि they teaches the things which they know the best, they don't teaches the thing which you need the most। उनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग होता है, to please you, and therefore they teaches the things which are easy to understand। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वही चीज पढ़ाया जाएगा जो रिक्वायर्ड है, और इसलिए वो तो फंस जाएंगे ये बुक बता के, क्योंकि तुरंत पकड़ लेगा बच्चा
कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, आपने तो पढ़ाया नहीं, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप टेस्ट करो अपने आप को, आप टेस्ट करो अपने इंस्टीट्यूट को कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपको पूरा पूरा पढ़ाया कि नहीं, सही सही पढ़ाया कि नहीं। और अगर कोई कमी है तो ये अच्छी बात है कि टाइम रहते हमें मालूम चल जा रहा है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपनी प्लानिंग को और परफेक्ट कर सकें। तो ये हो गया असेसमेंट। मैं अभी केमिस्ट्री स्पेसिफिक बता रहा हूं, द सेम कैन बी अप्लाइड टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ये तो सब में यूज करेंगे हम। इसके बाद आता है रेफरेंस बुक्स मटेरियल्स। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमारे यहां एक चीज बड़ी इजीली अवेलेबल है, मुफ्त में मिलती है और एबंडेंटली मिलती है, कहीं भी ढूंढो मिल जाती है। क्या? सलाह, सजेशन। तुरंत एक मांगो 5 मिलता है। एंड दैट अप्लाई टू आवर प्रोफेशन ऑल्सो। You have to be very careful about that. किसी से भी पूछो आईआईटी के लिए क्या करें, वो 2 नए सलाह आपको दे देगा, ये किया क्या, ये किया क्या। आपको किसी से सलाह नहीं लेना है। आपका बेस्ट एडवाइजर आपका इंस्टीट्यूट होगा, आपके सर होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले अपने सर पे भरोसा रखना, अपने टीचर्स पे बिलीव रखना, क्योंकि सभी टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट बेस्ट हो और इसलिए वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है स्टूडेंट को। तो इसलिए क्या पढ़ना है इसकी ही इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एट द सेम टाइम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मालूम रखना कि क्या नहीं पढ़ना है। आज एक ट्रेंड बन गया है, जो बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करने को जाता है वो दुनिया भर का मटेरियल घर में लाकर इकट्ठा कर देता है। ये फिटजी का मटेरियल है, ये एलन का मटेरियल है, ये बंसल का मटेरियल है, ये नारायणा का मटेरियल है, ये चैतन्या का मटेरियल है, दुनिया भर का मटेरियल। ये बुक हमारे सीनियर ने बताया था, ये बुक सर ने बताया, ये सर के फ्रेंड ने बताया, ये हमारा जूनियर क्लास में जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे उन्होंने बताया था, ये पापा के फ्रेंड ने बताया, ये मम्मी के फ्रेंड ने बताया, और पूरा रूम मटेरियल और बुक से भर जाता है, जैसे कि बुक शॉप खुल गया हो। अरे उन सबको अगर पढ़ने लगे तो 10 साल लग जाएगा, तब भी वो खत्म नहीं होगा। नीम हकीम खतरे जान। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द मटीरियल विच इज गिवन टू यू फ्रॉम इंस्टीट्यूट। हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, हर टीचर का अपना एक मेथड होता है पढ़ाने का, और वो टीचर अपने मेथड, अपने स्टाइल, अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से मटेरियल देगा और उनके मटेरियल को आपको ट्राई करना है, उनके मटेरियल को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा इधर उधर हाथ नहीं मारना है। तो ओनली institute material, nothing else.
कुछ रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। वो रेफरेंस बुक आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सर आपको क्लास में बताएंगे। मैं आपको केमिस्ट्री के बुक के बारे में बताऊंगा। तो रेफरेंस बुक की कुछ जरूरत पड़ेगी, बट कोई भी कूड़ा उठा के मार्केट से नहीं ले आना है किसी के कहने पे और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट कर देना है उस पर। क्योंकि जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो लगता है थोड़ा पढ़ भी लें और हमारा डायरेक्शन डेविएट हो जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया इन जनरल आईआईटी के प्रिपरेशन के बारे में। और अगर इन सब बातों पे ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रिपरेशन बड़ी स्मूथली चल रही होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड चल रही होगी, कोई खलल नहीं होगा उसमें। और जहां जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन इन सब में हुआ, then you will lose the sight of your goal. So be very careful about that. अब हम आ जाए अपने सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री की बात थोड़ा सा करते हैं आज। केमिस्ट्री के बारे में एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, तो रट्टा मार सब्जेक्ट है। बिल्कुल गलत। इसमें जरा सा भी ट्रुथ नहीं है। Chemistry is very conceptual, very fundamental, and require very in-depth understanding so far as IIT JEE is concerned. दूसरी बात कि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें 10th क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, टिल अप टू क्लास 10 बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और है भी तो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड स्कैटर्ड मैनर में है। फिजिक्स तो फिर भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में, 9th क्लास में थोड़ा मैकेनिक्स, थोड़ा सा जनरल फिजिक्स, 10th क्लास में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ये सब है भी, और आगे वही चल के कंटिन्यू रहता है। बट केमिस्ट्री बिल्कुल डिलिंक्ड है। सो यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड chemistry in class 11 in entirely different dimension. So in the beginning we'll have to work hard, and once it starts, gets going, things will become very easy. As we know, chemistry के 3 major branch हैं। जिसमें आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम वेटेज की बात करें आईआईटी में, तो ओवरऑल आईआईटी में इनका वेटेज जो है वो अराउंड 50%, more than that, around 50% of IIT JEE सिलेबस जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, अराउंड 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अराउंड 20% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यह है केमिस्ट्री का ओवरऑल वेटेज IIT JEE में। 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली इस ऑर्डर में है। अब आपको मालूम है कि इसे 2 साल में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर को हम
क्लास 11 कहेंगे और सेकेंड ईयर को हम क्लास 12 कहेंगे। और 11th और 12th में पूरी केमिस्ट्री आईआईटी की लगभग 50-50% डिवाइडेड है। 50% इन 11th एंड 50% इन 12th, यानी कि पूरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 50-50% डिवाइडेड है। बट एक सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट 11th क्लास में काफी कुछ कर लेता है, 70% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 20% 12th वाला भी। उसका वजह यह है बच्चे कि 11th क्लास में आपको स्कूल लेवल पे कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। स्कूल का जो 11th क्लास का एग्जाम होता है वो एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जो एक फॉर्मेलिटी होता है। उस मार्क्स और डिग्री का कोई यूज नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं होता। और इसलिए 11th क्लास में 100% आपको फोकस करना है अपने कंपटीशन के प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपको कोई स्कूल एग्जाम नहीं देना, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। सो 11th की प्लानिंग बड़ी मेटिकुलसली होनी चाहिए, क्योंकि 12th क्लास में जैसे ही आप जाएंगे देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रेशर। एक तो अपने 12th क्लास का सिलेबस होगा, आईआईटी में पता है 11th 12th दोनों से आना है 50-50%, तो इसलिए 11th को भी हमें रिवाइज करते रहना है। और एक बोर्ड का प्रेशर भी आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम भी है 12th में, तो तीनों साइड से ट्रायंगुलर प्रेशर वर्क कर रहा होगा। और इसलिए हमें 11th क्लास में काफी काम कर लेना होता है, ताकि 12th क्लास में हम उस प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकें। अब अभी हम 11th क्लास पे फोकस करते हैं। क्लास 11 में केमिस्ट्री में, अब जैसा टोटल फिजिकल केमिस्ट्री आधी है तो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे। तो केमिस्ट्री में 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है जरा सा इसे देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट विथ ए चैप्टर कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसको स्टैंडर्ड कंपटीशन वर्ड में बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मेंशन्ड है। इसे कई जगह स्टोकियोमेट्री भी कहते हैं, यानी कि एक चैप्टर के 3 नाम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर इसमें आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये सब थोड़ा सुना सुना सा चैप्टर लग रहा होगा, ये सब 10th क्लास में भी होता है, लेकिन कंटेंट इंटायरली डिफरेंट है। केमिस्ट्री में अप टू क्लास 10 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, बट यहां से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, देन
स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि मेनली अभी आप गैसियस स्टेट पढ़ रहे होंगे। सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट क्लास 12th में होता है। देन रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर आता है। देन केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आता है। देन आयोनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आता है। देन सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर आता है। एंड देन एट द एंड environmental chemistry इसके अलावा एक काफी बड़ा सा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये एनसीईआरटी के बुक में तो 11th क्लास में है, लेकिन आपके महाराष्ट्र बोर्ड में 12th क्लास में है। बट हम आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हैं, तो हम इसे 11th क्लास में ही कर लेंगे। वैसे महाराष्ट्र बोर्ड में भी है तो 12th में तो करना ही है, बट हम इसको 11th में ही कर लेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में 11th क्लास में ही है। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसके अलावा 6 और चैप्टर हैं 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के। टोटल 17 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेवेंथ क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्जिनल है, थोड़ा सा ही है। वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्कूल बुक में एनसीईआरटी बुक में केवल स्ट्रक्चरल ही होता है, बट आईआईटी जेईई में मेनली स्टीरियोआइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। देन एक टॉपिक इसमें आता है जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स, डाइन्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे। 11th क्लास में इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सब 12th क्लास में है। 12th क्लास इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद थर्ड आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
का भी सबस्टेंशियल पार्ट 12th क्लास में, 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत कम है, थोड़ा सा ही है। तो सबसे पहले इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिर ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सब का एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन, उनके प्रॉपर्टीज, कंपाउंड, ये सब पढ़ने हैं। फिर ग्रुप 13 बोरन एंड एल्यूमिनियम, एंड ग्रुप 14 कार्बन एंड सिलिकॉन। इतनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये है आपके 11th क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस। और इन सबको हम जैसा शुरुआत में डिस्कस किए उसी स्ट्रेटजी के थ्रू लेक्चर, डीपीपी, डिस्कशन, टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट करके कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जानने के बाद अब थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट concentrate on one thing. When we start preparing for IIT JEE, तो कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अगर IIT में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना है, क्योंकि IIT क्वालिफाई करने वाले, IIT में बेस्ट करने वाले कोई चांद से नहीं उतरते। समझ गए ना? और इसलिए अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है, बट सच्चाई के साथ भी रहना है कि IIT में 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। IIT के प्राइम सीट्स तो 3000 स्टूडेंट को ही मिलेंगे। अगर हमें नहीं मिला तो क्या? तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। आपको बताया था कि इस प्रिपरेशन से IIT नहीं तो NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं तो MHCET और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सभी का प्रिपरेशन एक ही डायरेक्शन में होना है। All the exams are prepared in the same line. It all depends how much effort we put in during our preparation, and result उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें अगर हम लगे रहेंगे तो 1 मिनट का भी हमारा किया हुआ मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जितना मेहनत करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बता दिया कि एक ही स्टेयरकेस है जिससे हमें ऊपर चढ़ना है, और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ
रखा हुआ है हमारे लिए। अब हमारे अंदर कितना एपेटाइट है टॉप तक जाने का, यह डिसाइड करेगा कि हम किस हाइट तक जाएंगे। समझ गए? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहां पे एक लाइन आपको मैं सुना देता हूं हरिवंश राय बच्चन की, जो कहते हैं कि अलग अलग पथ बतलाता सब, अलग अलग पथ बतलाता सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। यानी कि मधुशाला उनकी, हरिवंश राय बच्चन जानते हो ना, अमिताभ बच्चन के डैडी, पिताजी, सबसे बड़े पोएट थे इंडिया के। तो उन्हीं का एक लाइन है कि सफलता पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आप कोई एक रास्ता चुन लो और उस पर चलते जाओ। अलग अलग पथ बतलाता सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। तो ये सब बातें हैं, होती रहेगी इस तरह की बातें। अब लास्ट में प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन पीरियड को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक आप क्लास में नहीं आते हैं, तब तक आपको एक शेड्यूल पे लेक्चर डिलीवर किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, जैसे अभी आप देख रहे हैं। आपको इसको क्लास की तरह ट्रीट करना है, मीन्स आपको टाइम पे रजिस्टर लेके सामने बैठ जाना है और एक एक शब्द नोट करना है और साथ में अपना कमेंट भी ऐड करते जाना है। मैं तो कहता हूं हर मुश्किल में कुछ अवसर होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी होता है। ये लो मैं बताता हूं, इस कोविड-19 के प्रॉब्लम से आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आ गई है अभी, इंस्टेंट इमीडिएट अपॉर्चुनिटी। जब आप क्लास में होते हैं, देन यू हैव टू मैच अप टू द पेस ऑफ द क्लास। समटाइम वी फाइंड डिफिकल्टी। यहां पे क्या है, अब आपके सामने डिजिटल फॉर्म में लेक्चर है, तो आप जब चाहें जहां पे चाहें आप लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, देन यू कैन प्ले बैक, आप रिवर्स में जा सकते हैं। इफ यू वांट टू रिपीट एनी कॉन्सेप्ट, प्ले एज मेनी टाइम्स एज यू विश, बट इसको लेक्चर की तरह, क्लासरूम की तरह ट्रीट करना, बैठ के नोट करना है और समझना है पूरा कंसंट्रेशन से। हालांकि मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ये YouTube पे चल रहा होगा और लेफ्ट राइट ढेर सारे पॉपअप वीडियो चल रहा होगा, न लेफ्ट न राइट, बिल्कुल स्ट्रेट नोट करना है। और उसके बाद उस पे बेस्ड DPP को ट्राई करना है। और अगर कुछ उसमें से रह गया समझने में, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, देन डाउट्स कैसे करने हैं अभी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इंटरनेट से सभी लोग एक सिंपल सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, VSEE। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, फ्री अवेलेबल है। सिर्फ आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल पे आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करेंगे VC और वहां से एक एप्लीकेशन, सिंपल सा एप्लीकेशन है, 2-3 MB का, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये एंड्रॉइड वर्जन भी है, PC वर्जन भी है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट है और इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स मिलेंगे, उसमें एक जगह आदमी का फोटो ऐसे बना मिलेगा, लिखा होगा कॉन्टैक्ट। मैं क्या समझा रहा हूं इन बच्चों को जो मेरे से 10 गुना ज्यादा टेक सेवी है, बट फिर भी
मेरा फर्ज है। आदमी का फोटो बना होगा, जब उस पर कर्सर ले जाओगे तो आएगा कॉन्टैक्ट। जब उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लस साइन बना आएगा। उस प्लस साइन पे जब क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन देगा इनविटेशन का। आप उस पर इनवाइट करेंगे, इनवाइट थ्रू मेल, और उस पर आप मेरे को इनवाइट कर देंगे, मेरे को ऐड कर लेंगे। बेसिकली ये एडिशन होता है। मेरे को ऐड करेंगे, मेरा ईमेल आईडी है rsschoice@gmail.com। क्या करना है, VC को इंस्टॉल करके और उस पर इस तरह से साइज को ऐड कर देना है। आपका डाउट का टाइम होगा एवरी डे 5 to 6 PM। आपने लेक्चर में से जो भी डाउट हुए उसको आपने नोट किया और 5 बजे सीधा इस एप्लीकेशन को खोलेंगे और उस पर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, ये RSCC आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉल ऑप्शन देगा। वी वांट टू मेक ए कॉल। आप उस पर जाके आगे वीडियो का एक कैमरा का एक सिंबल बन के आएगा, उस कैमरा पे क्लिक करेंगे, मेरे को कॉल आ जाएगा, मैं आपको रिसीव करूंगा और हम फेस टू फेस लाइव बात कर रहे होंगे और जो भी आपका डाउट होगा वो इधर से स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो इट विल बी not less than the regular classroom teaching। लॉकडाउन पीरियड में हम इसी तरह से चल रहे होंगे। लेक्चर अटेंड करना आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको खुद पे संयम रखना होगा, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दैट, वी आर बाउंड टू डू दैट। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें कुछ करना है तो हम इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, लॉकडाउन खुलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यू हैव टू कंसंट्रेट। क्लासरूम में तो सर होते हैं जिनका एक फियर होता है, वहां स्क्रीन पे आपके सामने कोई नहीं होगा, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज क्या था, कहते लॉकडाउन जब खुलेगा तो आना क्लास में कि सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है, हमें भी सर को करके दिखाना है कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया उसको मैंने आपसे ज़्यादा समझ लिया, जितना आप समझाना चाहते थे उससे ज़्यादा हमने समझ लिया, अब आप हमारा टेस्ट लो, हमारा परफॉर्मेंस देखो। तो इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी आज केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिखा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसे आप मूल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इस चैप्टर के बारे में कुछ खास बात है, तो इसलिए जरा 1 मिनट इस चैप्टर के बारे में सुन लो स्पेसिफिक। जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री इज हाफ ऑफ द आईआईटी सिलेबस, आईआईटी सिलेबस का आधा है, और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता वो फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दे, भूल जाए, उसको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आ सकता।
और फिजिकल केमिस्ट्री इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई भी थ्योरी, गंदा सा थ्योरी नहीं याद करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो फिर भी थोड़ा फैक्चुअल है, बट फिजिकल केमिस्ट्री इज प्योरली फिजिक्स, जिसमें याद करने की कुछ है ही नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो मोल कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का ये बैकबोन है। जिसको फिजिकल केमिस्ट्री समझना है उसको मोल कॉन्सेप्ट हर हाल में समझना ही पड़ेगा। और ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी है, ये मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूं। इसलिए यूजुअली कोचिंग वाले सब क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC, नोमेनक्लेचर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करना शुरू कर देते हैं। बच्चों का टाइम पास हो रहा होता है अच्छा सा, बट हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और उसके लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना होगा। मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, कंपटीशन क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इस चैप्टर का अपना वेटेज 2 क्वेश्चन का है, 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चन इन जेई में। 25 क्वेश्चन इन जेई मेंस, पहले 30 आता था, इस साल से 25 आ रहा है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस, 2 क्वेश्चंस विल बी सोनली फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट प्लस एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन बिना मोल कॉन्सेप्ट के हम आंसर कर ही नहीं सकते। तो बिगिनिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल यूज होगा केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए, और केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं आ सकता, जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स में हमें बड़ा केयरफुल रहना है, बड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूं। मोल कॉन्सेप्ट में पहले कुछ बेसिक्स टूल्स हैं केमिस्ट्री के, जिसमें केमिस्ट्री नहीं है बट वो टूल्स हैं केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें कुछ टूल्स हैं जिसे हम टूल्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री नहीं केवल, पूरे साइंस में मैथ फिजिक्स हर जगह ये यूज होता है। और सबसे पहले इसमें आता है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी को साइंटिफिकली हम कैसे डिनोट करें, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इसके बाद फिर ये सब टूल्स के अंदर ही है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देन comes significant figures. This is very important too. Significant figures, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स से आए हैं। एंड राउंडिंग ऑफ, अप्रोक्सीमेशन। तो ये कुछ एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा वैलेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड देखेंगे। वैलेंसी का कंपाउंड के फॉर्मूला के साथ क्या रिलेशन होता है, जिससे हम कंपाउंड लिखना सीखेंगे थोड़ा सा।
ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, ये इसके बाद हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री के टॉपिक यहां से हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं इसी के अंदर, जिसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। फिर इसके बाद इसमें आएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल। मोल क्या है, कहाँ से आया, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी होता है। फिर इसके बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। इसके बाद फिर इसमें आएगा लॉज ऑफ केमिकल combinations, laws of chemical combinations. Then comes calculation based on chemical equation। केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड कैलकुलेशन होगा, जिसमें हम फर्स्ट कर रहे होंगे मास रिलेशन, यानी कि आपको रिएक्टेंट्स का मास दिया जाएगा, प्रोडक्ट का मास पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट का मास दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितना रिएक्टेंट इसमें लगेगा। दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। फिर इसके बाद इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। और तब इसके बाद आएगा इसका एप्लीकेशन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशन। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आएगा गैसियस रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ कुछ मास का रिलेशंस वगैरह हम कर रहे होंगे। फिर इसके बाद एक आता है इसमें यूडियो, यूडियोमेट्री। हम देखेंगे आगे एक यूडियोमेट्री टॉपिक आएगा। यूडियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है जिसमें कि वॉल्यूम्स वगैरह, गैस का वॉल्यूम वगैरह को मेजर करके फॉर्मूला वगैरह कंपाउंड का निकालना होता है। एंड देन लास्ट में इसमें हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे। बेसिकली ये एप्लीकेशन होगा मोल कॉन्सेप्ट का। तो इतनी चीजों को हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं।
ये एक बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड चैप्टर है, मैंने इसको एक स्ट्रक्चर दिया, मैंने इसको एक ऑर्डर दिया है, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। तो आज थोड़ा सा हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखते हैं कि क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन साइंस में किसी भी क्वांटिटी को एक खास तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में 25,000 लिखना हो तो हम इस तरह से लिख देंगे, बट इट इज नॉन साइंटिफिक नोटेशन। साइंस में क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। Expressing a quantity in multiple of power of 10 के पावर के मल्टीपल में एक्सप्रेस किया जाता है। और उसके लिए रूल क्या है? रूल यह है कि देयर शुड बी ओनली वन डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल। आपको डेसिमल को इस तरह से प्लेस करना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन डिजिट लेफ्ट टू डेसिमल। अब इसको करना कैसे है, ये सब हालांकि बड़ा बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी एक बार जरा हम देख रहे हैं इसको करना कैसे है। अब मान लो यही 25,000 है, तो 25,000 किसी भी क्वांटिटी के एंड में हम डेसिमल लगा दें, दैट डजंट चेंज द वैल्यू। 25,000 डेसिमल लगा दें 25,000 के बाद, तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। अब डेसिमल को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है इस तरह से कि डेसिमल जब हम फाइनली डेसिमल को प्लेस कर दें तो उस डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट रह जाए। अभी फिलहाल डेसिमल के लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है। हमें डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लाना है? हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करके यहां लाना है, यहां पे। तो कितने प्लेस लेफ्ट करना है उसको लेफ्ट करना है 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4 पोजीशन लेफ्ट में जाना है उसको। डेसिमल जितना पोजीशन लेफ्ट जाएगा 10 का उतना पॉजिटिव पावर होगा, डेसिमल जितना पोजीशन राइट जाएगा 10 का उतना निगेटिव पावर होगा। यानी कि इसे हम लिखेंगे 2.5 इंटू 10 का पावर 4। डेसिमल अपने पोजीशन से कितना पॉइंट लेफ्ट गया? 1 2 3 4। एक बार फिर से सपोज करो हमारे पास 1 3 5 7 0 0 0 0 0 0 इतने हैं। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे एंड में, और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल कहाँ चाहिए हमें? यहाँ पे। तो कितने पोजीशन हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा? हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा कितना पोजीशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेस हमें डेसिमल को लेफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी वैल्यू होने जा रही है 1.357
357 इंटू 10⁻⁹, ये हुआ इसका साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस क्वांटिटी। सपोज करो कहीं पे है 0.000000000392। दिस इज नॉट द साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग ए वैल्यू। किसी वैल्यू को लिखने का यह साइंटिफिक तरीका गलत है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को इस तरह से शिफ्ट करना है कि डेसिमल के लेफ्ट में एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां दिख रहा है हमें, यहां पे। तो हमें डेसिमल को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां पे लाना पड़ेगा, डेसिमल को लाना पड़ेगा। तो डेसिमल को अब किधर जाना है, राइट। ऊपर में डेसिमल को लेफ्ट जा रहे थे, डेसिमल को लेफ्ट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव 10 का पावर डेसिमल को, इस डेसिमल को राइट ले जाएंगे तो 10 का निगेटिव पावर, जितने पोजीशन राइट जाएगा डेसिमल 10 का उतना ही निगेटिव पावर हो जाएगा। यानी कि इसे लिखा जाएगा क्या, इसे लिखा जाएगा 3.92 इंटू 10⁻⁴। अब डेसिमल को कितना पोजीशन हमने लेफ्ट किया तो काउंट करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पावर -10। इस तरह से साइंटिफिकली हम किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। अगर लिखा हो कहीं पे 0.000000000000000001, बस हमें डेसिमल के लेफ्ट में जस्ट वन नॉन डिजिट क्वांटिटी होना चाहिए, वन नॉन जीरो डिजिट, वन नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। यानी कि हमें डेसिमल के लेफ्ट में, अब इसमें एक ही नॉन जीरो क्वांटिटी है, वो है 1, यानी कि डेसिमल यहां पे लाना पड़ेगा। यानी कि कितने पोजीशन शिफ्ट करने पड़ेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि इसे लिखना पड़ेगा 1 इंटू 10 का पावर -14, और 1 का मल्टीपल 1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये सिंपली 10 का पावर -14 होगा। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब 10 के डिफरेंट पावर्स के लिए डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। Prefixes for the multiple of 10, इधर हम लिखते हैं मल्टीपल, इधर हम लिखते हैं प्रीफिक्स, और इधर लिखते हैं सिंबल। कि 10 के डिफरेंट पावर को कहते क्या है, उसको डिनोट किस तरह से करते हैं। अगर 10 का पावर -24 हो, साइंस में ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है जो यूज होता है, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड नाम है। तो 10 के पावर -24 को हम साइंस में बोलते हैं ऑक्टो, और इसके लिए नोटेशन स्मॉल y, ऑक्टो
10 का पावर -24 को ऑक्टो बोलते हैं। 10 का पावर -21 के मल्टीपल में है कहीं पे कुछ, तो इसे बोलते हैं जेप्टो, और इसके लिए स्मॉल z यूज होता है नोटेशन। यानी कि कहीं पे अगर 5 ऑक्टो मीटर लिखा है तो इसका मतलब 5 × 10 का पावर -24 मीटर हो गया। और कहीं पे 13 जेप्टोग्राम लिखा है तो इसका मतलब हो गया 13 × 10 का पावर -21 ग्राम जेप्टो। और अगर 10 की पावर -18 हो तो इसके लिए टर्म यूज होता ऑटो, और इसके लिए नोटेशन होता है a, स्मॉल a। 10 का पावर -15 हो, ये काफी कॉमन क्वांटिटी है -15, तो इसके लिए यूज होता है फेम्टो या इसे फर्मी ही बोलते हैं, और इसके लिए स्मॉल f यूज होता है नोटेशन। 10 का पावर -12 हो, इसके लिए यूज होता है पीको, स्मॉल p होता है इसके लिए नोटेशन। 10 का पावर -9 हो, इसके लिए नैनो, स्मॉल n। अगर 10 की पावर -6 हो, माइक्रो, न्यू, इसके लिए नोटेशन होता है, इसको पढ़ते हैं न्यू। अगर 10 की पावर -3 हो, इसके लिए मिली, स्मॉल m। अगर 10 की पावर -2 हो, सेंटी, c यूज करते हैं। 10 की पावर -1 हो, देशी, स्मॉल d यूज करते हैं। ये तो हो गया निगेटिव पावर के लिए। अब इसी तरह से अगर 10 का पॉजिटिव पावर हो तो फिर क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो यहां पे हम लिखते हैं मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल। अगर 10 की पावर 24 हो, वहां था ऑक्टो, ओ एंड में, यहां पे पॉजिटिव में आ होता है, आ, ओ निगेटिव, आ पॉजिटिव, योटा, वहां था ऑक्टो, यहां है योटा। और कैपिटल वाई यूज होता है, पॉजिटिव में बड़ा होता है ना पॉजिटिव, तो बड़ा नोटेशन यूज होगा। 10 का पावर 21 जेटा, वहां था जेप्टो या जेटा। कैपिटल जेड। 10 का पावर 18 एक्सा, ये देखो सबके एंड में आ रहा है, उधर ओ, एक्सा, इसके लिए नोटेशन कैपिटल ई होगा। 10 का पावर 15 पेंटा, कैपिटल पी। 10 का पावर 12 टेरा, सुनते होंगे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क आजकल आता है तो कहते हैं 2 TB का है,
मतलब 2 टेराबाइट्स का है। कहते हैं ना आजकल हार्ड डिस्क आता है 1 TB 2 TB 5 TB, तो टेराबाइट्स। और इसके लिए नोटेशन क्या यूज होता है? T। फिर 10 का पावर 9 गीगा। पहले हार्ड डिस्क आता था जीबी में, 500 जीबी का हार्ड डिस्क, तो जीबी भी कमी, अब तो टेराबाइट में चलता है सर। तो 10 का पावर 9 गीगाबाइट कंप्यूटर में यूज करते हैं ना जी। 10 का पावर 6 कहते हैं ना MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगा। ये सब तो कंप्यूटर में यूज होने वाला टर्म है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। मेगा कैपिटल है, इतने MB का फाइल है, कहते हैं ना मेगाबाइट। देन 10 का पावर 6, 10 का पावर 3 किलो, लेकिन इसके लिए स्मॉल Q यूज होता है। 10 का पावर 2 हेक्टो, स्मॉल h यूज होता है इसके लिए। और अगर सिंपली 10 हो तो इसके लिए डेका और नोटेशन DA, क्योंकि डेसी के लिए D पहले यूज हो चुका है, तो डेका। तो इस तरह से हम नोटेशन को लिखेंगे और साइंस में क्वांटिटी को इन द मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10 एक्सप्रेस किया जाता है, न कि हम 10 जीरो लगाए जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद दूसरा मैंने लिखा था इसमें एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। इन शब्द का बड़ा सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री में, तो आज थोड़ा सा एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन को समझते हैं। क्या होता है एक्यूरेसी, क्या होता है प्रेसीजन, और क्या उसका सिग्निफिकेंस है साइंस की दुनिया में। Accuracy and precision। सबसे पहले समझते हैं टर्म एक्यूरेसी। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मुझे नोन है, मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास नोन है कि इसका मास 5 ग्राम है। मैंने आपको दिया कि जाओ इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे करके आओ, देखते हैं आपको आता है कि नहीं मास मेजर करना। टू बी डबली श्योर आपने इसके मास 3 बार मेजर किए बैलेंस पे, 3 बार देखा कि वही तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं होगी। आपने एक बार देखा तो मास आपका आ गया 4.99 ग्राम। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक दिखाता है। देखते हैं ना आजकल भाजी लेने जाते हैं या कुछ छोटे मोटे सामान लेने जाते हैं तो सामने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा होता है, उस पर डिजिटल आता है लिख के 4.99 ग्राम। दूसरी बार रखा तो 5.01 ग्राम, तीसरी बार रखा 5.02 ग्राम आ रहा है। दे आर ऑल वेरी क्लोज टू 5 ग्राम। So accuracy pertains to how close is your measurement to the actual value। Accuracy का मतलब क्या हुआ?
कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। एक्यूरेसी pertains to the measurement close to the actual value. How close you are to the actual value, and they are all in good agreement with the actual value 5 gram. Closer is your measurement to actual value, more accurate is your measurement. जितना क्लोज होंगे आप रियल वैल्यू के, उतना एक्यूरेट होंगे। देन व्हाट इज प्रेसिजन? प्रेसिजन फिर से चलो उसी मेजरमेंट में कि हमारे पास एक 5 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को कहा कि जाओ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे इसको वे करके आओ, देखो कितना ग्राम है। वो भी जाके इसको 3 बार इसका मास मेजर किया। एक बार उसको आया 4.1 ग्राम, एक बार उसको आया 3.99 ग्राम, एक बार उसको आया 4.09 ग्राम। These 3 values are very close to one another. To one another, but far away from real. रियल से काफी दूर है, तो इसका मेजरमेंट प्रेसाइज तो है, रेपिटेडली सेम रिजल्ट ऑलमोस्ट मिल रहा है उसे, लेकिन वो ट्रू नहीं है। तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट इज इन गुड प्रेसीजन। मेजरमेंट प्रेसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है उसके मेजरमेंट में, कंसिस्टेंसी है, सेम रिजल्ट मिल रहा है उसको बार बार, बट नॉट द एक्यूरेट वन। सो प्रेसीजन इज obtaining the same values or very close value repeatedly बार बार उसे सेम वैल्यू मिल रहा है, लेकिन वो सेम वैल्यू हो सकता है सही हो सकता है नहीं हो। अब
पीछे जो मेजरमेंट उसने किया उसको प्रिसाइज वैल्यू तो मिल रहा है, लेकिन लगभग 1 ग्राम रियल वैल्यू से डिफर कर रहा है, यानी कि 1 ग्राम का एरर आ रहा है। वो एरर कॉमन होगा तीनों में, इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है कि एरर हो रहा है। सो प्रेसिजन ओनली मीनिंग obtaining the same value again and again, but same value again and again मिलने पे गारंटी नहीं है कि वो करेक्ट भी होगा, हो सकता है करेक्ट भी हो जाए। एक डार्ट गेम आपने सुना होगा, डार्ट गेम होता है ना कुछ इस तरह का, और इसके सेंटर पे एक होल होता है और इस पे एरो मारते हैं, बुल्स आई डार्ट गेम बोलते हैं ना इसको, बुल्स आई। हमारे पास 3 बच्चा है, आप में से 3 को मैंने 3-3 एरो 3-3 तीर पकड़ा दिया और कहा कि निशाना लगाओ। एक ने ए ने चलाया 3 तीर, वो तीनों तीर लगभग एक ही जगह पहुंचा। ऐसे आया। वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक दूसरा बच्चा ने इस तरह से निशाना लगाया। एक तो सीधा उसने बुल्सआई ही हिट किया, दूसरा तीर उसका बी का बॉर्डर पे लगा, तीसरा थोड़ा बाहर रहा। ग्रेटर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसाइज। एक तीसरा बच्चा, एक थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, तीनों तीर एकदम निशाने पे लगा, उसका एकदम सेंटर पे लगा। गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। एक मान लो और कोई बच्चा आ गया वाइल्ड कार्ड एंट्री में एक और आ गया, उसको भी 3 एरो मैंने पकड़ा दिया, उसने भी वाइल्ड मैनर में ही तीर चला दिया। एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा। ना तो एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है। neither accuracy nor precision, यानी कि बिल्कुल गड्ढा है। तो सबसे स्मार्ट कौन है इसमें? सी। थोड़ा कम स्मार्ट है बी। ए में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, प्रिसाइज तो जा रहा है लेकिन
एक्यूरेट नहीं। स्ट्राइक तो एक ही जगह कर रहा है, बट कॉमन एरर है। डी का तो बात ही मत करो। तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। तो आज थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन थोड़ा सा बताया और एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपका रियल स्टडी स्टार्ट होगा। आज तो मैंने आपको कुछ जनरल सी बातें बताई, कुछ पढ़ने का तरीका बताया, कुछ तौर तरीके बताए, क्योंकि बच्चे लड़ाई बड़ी है, जंग बड़ी है, लेकिन इसे जीतना है हर हाल में, क्योंकि तुम्हारे सारथी जानते हो ना, चैरियट ड्राइवर, महाभारत में श्री कृष्ण थे सारथी अर्जुन के। तुम्हारे सारथी सब बड़े एक्सपर्ट हैं। दे आर ऑल IITian, जो तुम्हें पढ़ाएंगे दे आर ऑल IITian and they are all top rankers in IIT in their time. So they will share their experiences with you. अब आपको बस मैकेनिकली ड्रिवन रहना है, काम करते रहना जैसे जैसे सर बताते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल मिलते हैं और कल से आपको DPP वगैरह देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।